जो भी माशरा आगे बढ़ा है उसने तालीम पे जोर दी और इंसानों की डेवलपमेंट पे जोर दिया। करो कज जबी पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा न हो कि गरूर इश्क का बांकपन बस मर्ग हमने भुला दिया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे साथ नैब का रवैया उसके एहलकारों का मुनासिब और ठीक है। देखिए, ये कोई पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। हमने बहुत सी चीजें भुगती है, इसको भी भुगत लेंगे। हर अदारा दूसरे अदारे की दायरे इख्तियार में ट्रेसपास कर रहा है। रियासत आज ऐसे नहज पे खड़ी कि जहां पे अब हमें खेल खेलने छोड़ देने चाहिए कि अगर आप सिविलियन हैं और रियासत का हिस्सा है, कानून का इतलाक आप पे एक और तरीके से हो। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के साबिक सदर जो हैं वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी ज़मानत एक्सटेंड हुई है। और इसके साथ ही जो है आज इमरान खान साहब ने भी एक वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया है और इसका ऐलान किया है। और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो आज नैब की कस्टडी से यहाँ पेश हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन किया। और भी बहुत से दूसरे इवेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो पहले दिन से पाकिस्तान जब से वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब हुए हैं वो इनसे तसादुम नहीं चाहते थे, बल्कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान और दूसरी जमातें पार्लियामेंट से बाहर आकर इस्तीफ़ा देना चाहती थीं, पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आसिफ अली जरदार उनको लेके गए। लेकिन अब जो है सूरत हाल खुशनूद अली खान ऐसी है कि ये सारे का सारा जोर ये गवर्नमेंट जो है ये आसिफ अली जरदारी को अजियत देने में क्यों इंटरेस्टेड है, इसके क्या फ़वायद हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। जनाब अंजुम रशीद, आज तालीम जो है ना, जिस तालीम की बात कर रहे थे इमरान खान, उस तालीम का, बल्कि उस तालीम को हथकड़ी लगी और वो मर गई। लाहौर में एक उस्ताद, एक प्रोफेसर मियां जावेद हथकड़ियों में इस दुनिया से चला गया। इमरान खान तालीम की बात करते रह गए और ये लोग कितने जालिम हैं जिन्होंने उसे हथकड़ी लगाई कि वो इस दुनिया से चला गया, वो इस दुनिया से आज़ाद हो गया। लेकिन पुलिस की हथकड़ियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसका मुंह बांधने के बाद, उसकी मौत के ऐलान के बाद भी हथकड़ी लगी रही। मुझे इमरान खान से सिर्फ ये कहना है कि इस हथकड़ी लगे उस्ताद की मौत जनाब इमरान खान कौम के जवाल की दास्तान है और इस मुल्क में तालीम की कदर बता रही है। कुछ तो शर्म करना चाहिए था उन्हें, जिन्होंने इस प्रोफेसर को मौत के बाद भी हथकड़ियां लगाई। अब इसका पहले कसूर सुन लो, फिर नैब का किरदार सुन लो। ये एक कहानी है जो अनकही है। जी जी बोलें। मियां जावेद सरगोदा यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस के इंचार्ज थे, यानी प्रोफेसर भी थे लेकिन इन्वेस्टर भी थे। पिछले वीसी ने
उन्हें इजाज़त दी कि आप लाहौर में कैंपस कायम करें, और इतना खूबसूरत कैंपस कायम किया कि सरगोदा यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बेहतर कैंपस था। मुझे ये भी मालूम है, लोग लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे कि नैब कातिल है। नहीं, ऐसा नहीं है। चेयरमैन कुछ अर्सा पहले ऐलान कर चुके हैं कि अब नैब के किसी मुलजिम को हथकड़ी नहीं लगेगी। ये हथकड़ी जेल वाले लगवाते हैं। ये 23 अक्टूबर से जेल में हैं, जुडिशल रिमांड पर हैं। हथकड़ी या अदालत लगवाए या जेल लगवाए या पुलिस लगाए, नैब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल मैं जुर्म बता रहा था। जुर्म यह था प्रोफेसर मियां जावेद साहब का कि उन्होंने लाहौर में कैंपस कायम किया। अब इसको जो हथकड़ी लगी, या अजीज अल खाना जहाज जिम्मेदार है, या मुतलका सुप्रिटेंडेंट जिम्मेदार है, या CCPO लाहौर जिम्मेदार है। और ये गिरफ्तार हुए थे नए VC की शिकायत पर, जिसका नाम गालबन इश्तियाक है। कहता खुद को ये भी प्रोफेसर है। सुना है इसने बड़ी किताबें लिखी हैं और बड़ा लिबरल आदमी है। लेकिन इसने मियां जावेद को मियां अकरम, ये चौधरी अकरम की दोस्ती में गिरफ्तार कराया। नैब को बाकायदा एक प्रोफेसर ने दरख्वास्त लिखी और दूसरा प्रोफेसर गिरफ्तार हुआ। और अब मैं ये कहता हूं कि नया और पुराना दोनों VC गिरफ्तार होने चाहिए। क्यों? मियां जावेद को मार दिया और बच्चों को ये डिग्रियां नहीं दे रहे। उन बच्चों का कसूर क्या है? उनके वालिदैन का कसूर क्या है कि उन्होंने इस कैंपस में तालीम दिलाई? अच्छा, फिर मैं MS सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से पूछता हूं कि हजरत साहब आप MS हैं, एक कैदी आपके पास आ गया, कभी मरीज जो है उसे भी हथकड़ी लगती है? वो तो चोर या डाकू को लगती है, प्रोफेसर को तो नहीं लगती। आपने अपने प्रेमिसेस में, हॉस्पिटल में हथकड़ी क्यों नहीं लगने दी? जेल वालों को दुख होगा मियां जावेद पैसे नहीं दे रहा, पुलिस वालों को दुख होगा मियां जावेद पैसे नहीं दे रहा, CCPO को दुख होगा मियां जावेद पैसे नहीं दे रहा। मैं इसको मुख्तसर करता हूं कि पंजाब हुकूमत है या मरकजी हुकूमत है, ये इंतहाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इंतहाई काबिल मजम्मत, घनौना, शर्मनाक, और मैं क्या कहूं, फेल है कि आपने एक तालीम देने वाले को, एक सेकंड सर, एक तालीम देने वाले को हथकड़ियां लगा के मार दिया और एक प्रोफेसर ने दूसरे प्रोफेसर को गिरफ्तार कराया। यानी मेरे खिलाफ गवाही भी अपनी थी, अपने हाथ से लिखी सजा पसंद आई। खुशनुल खान, बात यह है कि ये जो नैब के कानून के अंदर, जिसे अब काला कानून कह रहे हैं बहुत से लोग, उसके अंदर यह है कि आपके बारे में कोई भी अगर कोई कंप्लेन कर दे तो नैब को गिरफ्तार करने का हक है, बगैर एविडेंस और सबूत इकट्ठे किए बगैर, उससे पहले ही गिरफ्तार करने का हक है। और ये कानून बनाया था। उठ जाएगा। अब ये उधर देखना, इसका रिएक्शन देखो, सोशल मीडिया पे जाओ, देखो क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। मैं वो कह ही नहीं सकता जो ये कह रहे हैं लोग, क्या किसके खिलाफ FIR दर्ज करो, इमरान खान, खुशनुल खान, ये खिलाफ नोटिस लो। ये जो कल परसों बच्ची का भी कहा था, 9 साल बच्ची, क्या हुआ मुझे नहीं पता, रात चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आराम से सोए। और 9 साल बच्ची जो है वो ज्यादती के बाद तशद्दुद हुआ और फिर वो कत्ल कर दी गई और कहा गया वो फांसी है, और अभी तक उसका कोई पता नहीं। अच्छा खुशनुल खान, ये खैर अब जो हम इससे पहले जो बात कर रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो इस गवर्नमेंट से बराह रास्त तसादुम से इनकार कर रहे थे, ये गवर्नमेंट जो है ये क्यों कोशिश कर रही है कि ये आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ घेरा तंग करे और उन्हें ज़रूर जेल पहुँचाए, या उन्हें जो है वो किसी तरह से एक इंतकाम का निशाना बनाए? अभी बज़ाहिर इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती है। एक वजह
तो सामने नजर आती है कि इनके पास कुछ, गवर्नमेंट के पास कोई एजेंडा नहीं है करने का, कोई काम नहीं है करने का। तो वो सिर्फ जो इनका एजेंडे का एक हिस्सा था कि वो इनके खिलाफ, अपनी जो अपोजिशन है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सिर्फ एक कार्रवाई पे कर रहे हैं, बाकी काम इनके पास है नहीं। मैं आपसे बसद एहतराम बहुत इख्तलाफ करता हूँ। इमरान खान का एजेंडा सिर्फ एक नुकाती है जिसकी उसे अवाम ने इजाज़त दिया, वो है करप्शन का खात्मा। अब मैं देखो, मैं ना तो पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ सहाफ़त का। पॉलिटिक्स की जो साइंस है उसे मैंने समझा है किसी ना किसी तरह, और तजिए और इंफॉर्मेशन को मिलाकर मैं बहुत सी बातें कहता हूँ। लिहाजा आपको एक मैं खबर सुना दूँ। शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि मार्च तक झाड़ू फिरेगा। मैं झाड़ू फिरने की बात नहीं कहता, मैं कहता हूँ 4 हफ्ते के अंदर अंदर सब चीजें अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगी। अब आपका मौकफ है कि ये इंतकाम ले रहे हैं, नहीं एहतसाब नहीं कर रहे। खुद मैं जरा मुख्तलिफ हूं कि इमरान खान अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जी खुशबू अली खान, बात यह है कि जो शेख रशीद को आपने कोट किया है वो भी साबित करता है कि एजेंडे के तहत किया जा रहा है, कोई एहतसाब नहीं किया जा रहा। और जो इस पे पीपल्स पार्टी का मौकफ है वो शहरी रहमान ने क्या कहा, जरा वो सुन और आपको वाज़ेह हो जाएगा कि शेख रशीद क्या कह रहे हैं और हकीकत क्या है। क्या मुझे बताएं, शहजाद अकबर जो उनके अकाउंटेबिलिटी एडवाइज़र हैं, अगर कहते हैं कि हम ये सब अलग कर रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्या कर रहे थे एफआईए के दफ्तरों में जब जेआईटी जो जिसकी आज पेशी थी, बेल पेशी थी बैंकिंग कोर्ट में, जेआईटी बनाने के हवाले से वो वहाँ क्या कर रहे थे एफआईए के दफ्तरों में? पता लगा कि सारी शाम शहजाद अकबर उनके साथ और विटनेसेस बुला रहे थे और ये बिल्कुल गठजोड़ के साथ काम हो रहा है। तो ये तो मेरी भगत नज़र आ रही है। हमें कहा जाता है कि ये केसेस पुराने हैं और हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नैब खुद मुख्तार है, सारे जेआईटी वाले खुद मुख्तार हैं। तो शहजाद अकबर रात भर वहाँ क्या कर रहे थे? खुशबू अली खान, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी जो कह रही है वो भी वही इंटरप्रिटेशन कर रही है जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं। खुशबू साहब, शेख रशीद भी ये कह रहे हैं कि झाड़ू फिर जाएगा, मतलब इनका कोई एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत ये सियासी मुखालफिन को अगर ऐसे करेंगे तो इससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है और हो रहा है। आपको ये मालूम है मैं रोज इस पे बोलता हूं और मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि किसी से इंतकाम लिया जाए, लेकिन अब शीरीन बीबी जो है, मेरी तो बहुत ताल्लुक है इनसे भी, और मेरा जिस मौजू पर आप बात कर रहे हैं वहाँ भी शख्सी भी ज़ाती भी बहुत ताल्लुक है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, वो इंटरप्रिटेशन जो आप इसमें से निकाल रहे हैं, क्या शहजाद अकबर इमरान खान के अकाउंटेबिलिटी के मुआविन खसूसी हैं, ज़ा वज़ीर या मशीर हैं? क्या उसका एफआईए में जाना या एफआईए के दफ्तर जाना या राब्ता करना किसी तरह भी जुर्म है, जबकि एफआईए इमरान खान के मातहत है और अकाउंटेबिलिटी का काम शहजाद अकबर ने करना है? लिहाजा ये कहाँ साबित होता है कि ये काम कोई अपने मैंडेट से बाहर निकल के शहजाद अकबर ने किया? हमारा अजाब ये है कि हम जो पॉपुलर होता है सेंटीमेंट, हम उसके साथ जाते हैं। नहीं अच्छा, ऐसा नहीं है। अब जरा मेरी बात सुन ले, अब बात सुन ले। मैं ये समझता हूं कि वो शहजाद अकबर अपने मैंडेट से बाहर नहीं गए। नहीं, शहजाद अकबर अपने मैंडेट से बाहर गए हैं, हालांकि इफ्तिखार दुरानी की तरफ से कहा गया कि वो नहीं गए, उन्होंने वो एफआईए हेडक्वार्टर गए ही नहीं, लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। वो बेशक कहते रहे, मैं कहता हूं जाना भी कोई जुर्म नहीं। नहीं, जुर्म है, जुर्म है। इनका एफआईए ये सारा दिन दफ्तर बैठे, ये जुर्म है। अकाउंटेबिलिटी के दफ्तर में ही, एफआईए के दफ्तर में ये जुर्म है। एक दफ्तर ये जुर्म इसलिए है, सुन ले आप, कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो है वो मियाँ इमरान खान साहब और उनकी पार्टी
मुसलसल जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है और तकरीर कर रही है और वो पार्टी बनी हुई है, जबकि पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान का जो कानून है, उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इमरान खान को अपना एजेंडा छोड़ के अपोजिशन के एजेंडे पर काम करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं वो जो इमरान खान ने कहा था कि वक्त से पहले इलेक्शन हो सकते हैं, इमरान खान जो है अपने इस एजेंडे को नहीं छोड़ना चाहते। नहीं, इमरान खान एजेंडे और को वो इसको पूरा करके रहेंगे। लेकिन खुशनुदी खान पाकिस्तान की स्टेट जो है खराबी की है, मैं तो नहीं कह रहा आसिफ जरदारी साहब ने खराबी की, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। शरीफ साहब ने खुशनुदी खान पाकिस्तान की रियासत जो है, शहबाज शरीफ साहब ने खराबी की है। पाकिस्तान की जो रियासत है वो गैर जानिबदार होनी चाहिए, पाकिस्तान के इदारे गैर जानिबदार होने चाहिए। अगर इमरान खान का कोई अजीज भी कि किसी जुर्म में पकड़ा जाए, गिरफ्तार हो जाए, तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान को हक है कि वो जाए और कहे कि पुलिस को मेरे अजीज को छोड़ दो या मेरे मुखालिफ को अंदर कर लो? ये सियासी बददियानती है। चेयरमैन नैब जो हैं वो इमरान खान के अजीज हैं और वो किसकी पसंद हैं? वो जनाबे नवाज शरीफ की पसंद हैं, वो जनाबे आसिफ साहब की पसंद हैं। अब उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है मुझे नहीं पता, उस वक्त उन्होंने क्या सोचा था मुझे ये भी नहीं मालूम है। मैं को बहुत ज्यादा खुशनुदी खान ये छोड़ दो, वो बुजुर्ग नहीं हूं। खुशनुदी खान, आपको पता है कि इदारों के सरबराह जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान में सियासी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या होता है, ये अलग बात है कि किसने मुंतखब किया किसने। लेकिन बात यह है कि वो कर क्या रहे हैं। नैब जो कर रही है वो सिर्फ यकतरफा तौर पर एक सियासी इंतकाम के तौर पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इक़दाम कर रही है, जबकि उसे गैर जानिबदाराना तौर पर जो है क्या बताया ख्वाजा साद रफीक ने। ख्वाजा साद रफीक ने आज कौमी असम्बली में क्या बताया कि मुझसे पूछा नैब ने कि अलीम खान की कोई बात बताओ, वो तो उधर भी काम कर रहे हैं। और आप यकीन करो जो मेरी इंफॉर्मेशन जहां तक है, मुझे नहीं पता, मैं कोई मैंने पहले भी कहा मैं पहुंचा हुआ बुजुर्ग नहीं हूं। बेसिक बात यह है कि शायद आज कहा है ख्वाजा साहब ने कि अब पीटीआई बारी है और मैं ये कहता हूं कि ये ऐसा ना करें, लिहाजा बातें कुछ और हैं। पॉइंट ऑफ व्यू आपका बिल्कुल ठीक होगा, शायद बहुत पॉपुलर भी होगा, ठीक है, लेकिन एक साइड दूसरी भी है। अच्छा खुशनुदी खान, दूसरी भी है और उससे ब्रेक लेनी है खुशनुदी खान, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो खुशनुदी खान बात कर रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक क्या कह रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, वो नहीं कह रहे जो आप कह रहे हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, हम हाजिर हो रहे हैं आपके साथ। आज जरा ख्वाजा साहब जो हैं, आपको नहीं अंदाजा कि किस उम्र में थे जब मेरे साथ ताल्लुकात हुए, और मैं ख्वाजा साहब को बिल्कुल जैसे बच्चों की तरह परवरिश करते हैं। बाद मामलात में मैं और सरदार कयूम बहुत लुक आफ्टर करते रहे। लेकिन आज मुझे ज़रा इनसे पूछने दीजिए कि नैब का जो कानून काला है आपके नज़दीक, काला अब हुआ ना काला, ये पहले चिट्टा था। इन्होंने अपने दौर में इस काले कानून को ये लाए क्यों, और फिर अगर ये काला था तो इन्होंने क्यों तब्दील नहीं किया? और वो जो कह रहे हैं ना अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट, मेरा एक सवाल है, मैं थोड़ा सा खुशनुदी खान मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोफेसर अशफाक हसन खान पाकिस्तान के बहुत ही नामवर और बहुत क्रिएटिव माहिर माशियात हमारे साथ हैं। वो बहरहाल मियाँ इमरान खान की एडवाइजरी कमेटी में भी शामिल हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार एक जो है वो काबिल एतबार और मोतबर नाम है पाकिस्तान के स्कॉलर्स में, वो हमारे साथ हैं। और खुशनुदी खान, हम अशफाक साहब हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा प्रोफेसर साहब हमें ये बता दें कि ये जो तीन, हाँ बोले खुशनुदी आप पूछें। ये जो प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, जो 3 अरब डॉलर आया है, और इससे पहले सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर पहले आया, 3 अरब डॉलर ये है, तेल है, और कोई 12 अरब का पैकेज शायद सऊदीया से है, आज ये अबू धाबी से भी आ गया, शायद चीन से भी आ जाएगा। क्या एक तो ये डॉलर की कीमत जो है उसे थोड़ा कम करेगा, एक? दूसरा, क्या इससे असद उमर की जो कुछ कह लें उसको, वो जो हैं
उन पे पर्दा डालेगा और मुल्क की इकानमी को कोई इस्तेकाम मिलेगा और आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए खुशबू साहब, मेरा जो व्यू है ना IMF के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, डे वन से मेरा ये रहा है कि हमें बचना चाहिए IMF से जाने में के लिए। इस मर्तबा आप IMF में ना जाएं। मैं खुद माजी में जाता रहा हूं। ये उस वक्त जाता रहा हूं जब पाकिस्तान अमेरिका के राइट साइड पे खड़ा था। आज पाकिस्तान अमेरिका के लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा हुआ है। तो हमें बचना चाहिए, लेकिन हम बज़िद हैं कि हम जाएंगे IMF में। आप देखें कि 90 की दिहाई जो थी, इशरत हुसैन साहब जो हमारे साबिक गवर्नर थे स्टेट बैंक के, आजकल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा था कि 90 की दिहाई को कि ये लॉस्ट डिकेड है पाकिस्तान का। मैं कहता हूं कि 2008 से 2018 का जो डिकेड है, ये दूसरा लॉस्ट डिकेड है पाकिस्तान का। तो आप देखें कि 7 दिहाई में 2 दिहाई हमने जाया किए इसी तरीके से। एक चीज कॉमन थी दोनों दिहाई में, हम दोनों दहाइयों में IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि एक तीसरी दहाई भी हम गुजार दें IMF के प्रोग्राम में और यही तबाही हो जाए? आपको हैरानी होगी। प्रोफेसर साहब, इसमें एक सवाल करना चाहता हूं मैं। सुन ले जरा सा। इस 2 दहाइयों में हमने 74 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा है। 96 बिलियन डॉलर में जो आज हमारा कर्जा है टोटल, इसमें 74 बिलियन डॉलर इसी 2 दहाई में चढ़े हैं जब हम IMF के प्रोग्राम में थे। तो खुदा के वास्ते बचें। फिर आप देखें कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की सवाल मैं आपसे आई, करना चाह रहा हूं जो इस मुल्क के अवाम आपसे सुनना भी चाहते हैं कि क्या ये जो 3 बिलियन डॉलर जो है मुत्तहदा अरब अमारात हमें दे रहा है, और जो ये आपके असद उमर साहब जो प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें अगले 5 साल में हमारा ग्रोथ रेट 6% जाएगा, जबकि नवाज शरीफ ग्रोथ रेट 6% लेके जा रहे थे। देखें, वो 6% ग्रोथ रेट नहीं था, वो दार साहब की कारिस्तानी थी। ठीक है, ग्रोथ रेट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना लेके जाएंगे? ये कितना लेके जाएंगे? ये देखें, ये ग्रोथ रेट अगर इस साल 4% हो जाए तो आई विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन। लेकिन तो बड़ी तकलीफ वाली बात कर रहे हैं। होगा इसलिए कि जो मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के शिकार हो, वहां ग्रोथ नहीं होते हैं। वो इतनी 3.5 या 4% से ज्यादा नहीं हो सकेगा। तो मैं उसी दार साहब से पूछता हूं कि जो पिछला माली साल गुजरा है, डॉक्टर साहब रास्ता क्या है? अगर IMF नहीं जाना तो रास्ता क्या है? फिर क्या करें? असद उमर को और सबको छोड़े, ये रास्ता बताएं कौम को कि IMF नहीं जाना तो क्या करें? खुशबू साहब, जो मैं आपको बताऊंगा ये वजीर आजम साहब को भी लिख कर दिया हुआ है और असद उमर साहब को भी पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर कोई अमल ना करना चाहे तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं मशवरा ही दे सकता हूं। बताइए। मिसाल के तौर पे जब ये हुकूमत आई थी तो मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे लग्जरी आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उस पर 1 साल के लिए पाबंदी लगा दें। फर्ज कर लें कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं दे रहा हूं, हम मोबाइल फोन है, साल के $1 बिलियन हम इस पे खर्च करते हैं इंपोर्ट पे। 1 साल सिर्फ पाकिस्तान अगर इंपोर्ट ना करे मोबाइल फोन, क्या पाकिस्तान में क़यामत आ जाएगी? इस वक्त आपको डॉलर बचाना है। $1 सेव इज $1 अर्न। इसी तरीके से गाड़ियां हैं, हम $3.5 बिलियन की गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान अगर 1 साल गाड़ी ना मंगवाए बाहर से तो क्या क़यामत टूटेगी पाकिस्तान में? ठीक है। मैं 7-8 आइटम आपको लिख कर बता दूं कि ये वो आइटम है, अगर आप इसको रोक दें 1 साल के लिए तो आप कम से कम $4.5 बिलियन बचा सकते हैं आप। तो $4.5 बिलियन बचाने का मतलब यह है कि ये $4.5 बिलियन आपने अर्न कर लिया, हमने कोई काम नहीं किया इसकी तरफ में। फिर हम माजी में बॉन्ड फ्लोट करते रहे हैं, हम हमेशा यूरो बॉन्ड फ्लोट करते रहे। मजीद कर्जे लेना चाहते हैं, उतने ही कर्जे जितने शायद नवाज शरीफ ने 5 साल में नहीं लिए, ये शायद 3 साल में लेना चाहते हैं। ऐसी कोई बात, ऐसी हकीकत है?
देखें, और मेरे डॉलर वाली बात हमने- का भी जवाब नहीं आया कि इससे डॉलर पर फर्क पड़ेगा। नहीं, देखें, इसमें ये यूएई से जो पैसा आया है ये हमारे रिजर्व को बढ़ाएगा और हमारे एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम रखेगा। ये इसकी कंट्रीब्यूशन होगी कि आपका रिजर्व, ये जो एक्सचेंज रेट है ये थोड़ा इसी सतह पे रुक जाएगा। अशफाक साहब, जो खुशनूद अली खान ने जो सवाल किया है, मैं वो सवाल वही सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। खुशनूद अली खान पूछ रहे हैं कि अगले 3 साल में जो इमरान खान साहब हैं वो पाकिस्तान का पब्लिक डेट जो है वो 10,000 अरब इजाफा कर देंगे, जो नवाज शरीफ ने 5 सालों में किया था। इमरान खान पाकिस्तान के पब्लिक डेट में, कर्जे में जो है वो 10,000 अरब का 3 सालों में इजाफा कर देंगे, जो बड़ी खौफनाक बात कर रहे हैं खुशनूद अली खान। देखिए, अगर हम आईएमएफ में गए तो ये हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये करेंसी जो है यहाँ, ये जो अभी जहाँ खड़ा है यहाँ नहीं होगा। ये आईएमएफ के प्रोग्राम में आप जाएंगे, ये तो बयाना है। जब कोई घर खरीदते हैं तो आप बयाने के तौर पे देते हैं। ये 100, जैसे उस अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 150 हमने उनसे वादा किया है कि हम पहुंचाएंगे। तो ये तो एक बयाना है घर खरीदने का। जब घर खरीद के जब आप वापस करेंगे, ये पता नहीं 250 रुपए पे ना चला जाए, तो फिर ये 10 जो 10 ट्रिलियन का जिक्र हो रहा है ये हो जाएगा। अगर हम आईएमएफ में गए तो ये हो जाएगा जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। कि आइंदा 5 साल में ना पाकिस्तान में नौकरियों में इजाफा होगा, ना तरक्की में इजाफा होगा, और ना जो है वो पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, जब हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं ना, तो आईएमएफ का प्रोग्राम के डिजाइन ही इस तरीके से होता है कि जहां ग्रोथ का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी मईशत आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए 3.5 और 4.5% के दरमियान में ग्रो करेगी। तो यहाँ कहां से नौकरी निकालेंगे आप? देखिए, हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 मिलियन 15 लाख नौजवान जॉब मार्केट में दाखिल होता है। इन लोगों को नौकरी देने के लिए जरूरी है कि हमारी ग्रोथ जो है, हमारा ग्रोथ ये 7 और 8% के दरमियान में हो। अगर ये 3.5 और 4.5% से ग्रो करेगा आईएमएफ के प्रोग्राम में, तो हम कहां से लोगों को नौकरियां देंगे? तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है पर्टिकुलरली, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, और ये मैंने वज़ीर आज़म से भी कहा था, आईएमएफ में जाना, सर अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, आईएमएफ में जाना किसका एजेंडा है? 1 करोड़ नौकरी देने की बात की है, 50 लाख घर बनाने की बात की है, ये अपने एजेंडे से खारिज कर दें। खुशबू, आप क्या पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये किसका एजेंडा आईएमएफ में जाना? और दूसरा, ये जो डॉलर जो है वो बढ़ गया था, यानी रुपए की कदर कम हुई थी, इसकी इंक्वायरी हो सकती है? अगर असद उमर वजीर खजाना रहें, ये जो रातों रात इन्होंने अरबों कमाया, क्या ये गैर जानिबदार इंक्वायरी हो सकती है? देखिए, मैं इतनी दूर तक तो नहीं जाऊंगा कि इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए या क्या करनी चाहिए, लेकिन यह है कि जिस वक्त ये हुआ था, 8-10 रुपए ऊपर चले गए थे, तो उस वक्त ये खबरें, ये मतलब लोगों की तरफ से ये हुई थी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम इसकी इंक्वायरी कराएं या कुछ करें। मैं तो सिर्फ मशवरा दे रहा हूं कि आप बचे इन सब चीजों से। इस तरीके से मुल्क नहीं चलता है, न मुल्क की मईशत को चलाया जाता है। डॉक्टर अशफाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब ने जो तस्वीर पेश की है, इसका तजिया करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर अशफाक हसन खान इमरान खान पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के मुआशी एडवाइज़र हैं। जो उन्होंने कहा वो बड़ा खौफनाक है, ये खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे खुशनूद अली खान साद रफीक पे कि आज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं और बड़ी बारीक बातें की हैं, जो और बड़ी रेलेवेंट बातें। आज उन्होंने बड़े बुजुर्गों वाली बातें की हैं और बड़ी वाइज बातें की हैं। लेकिन अंजुम रशीद साहब, उन्होंने कहा है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट ठंडे दिल से सोचें कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। ठीक है साद रफीक मेरा भाई है, मेरा एक सवाल है उससे कि एस्टेब्लिशमेंट जब वर्दी में आपके पास आई थी,
वो जिस एस्टेब्लिशमेंट को आपने इज्जत दी थी, आपने चाहा था, आपने बनाया था, ये किसने प्लान किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ बैठना है और उस इज्जत वाले को जिसे आपने इज्जत दी उसने कहाँ बैठना है? ये फैसला किसने किया था? क्या पहले आर्मी चीफ इस तरह बैठता था जिस तरह आपने उन्हें बिठाया, और इस तरह सल्यूट जो है उसकी तस्वीर इस तरह रिलीज की जाती थी जिस तरह आपने रिलीज की? तो ठंडे दिल से तो आप सोचें कि क्या हुआ आपके साथ। यानी आप खुद जो है आपने गड़ा खोदा और गड़ा खोद के खुद ही उसमें आप जो है गिर गए। तो दूसरा आप कह रहे हैं पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है। मेरे एक बड़ा मासूमाना सवाल है जनाबे ख्वाजा साद रफ़ीक से, आपने अगर इमरान खान को पार्लियामेंट में बोलने दिया होता, उसे रहने दिया होता, उसे बोलने की इजाज़त दी होती, मौका दिया होता, तो ना वो पार्लियामेंट छोड़ के बाहर जाता, ना धरना करता, ना कंटेनर पे चढ़ता, और ना उसके नतीजे में आप ये दिन देखते। ख्वाजा साहब, ठंडे दिल से तो आपके सोचने की बातें हैं, मेरे या किसी और के सोचने की बातें नहीं हैं। आप ही जो आपका रवैया है उस पर ज़रा गौर करें तो आपको बात समझ आ जाएगी। अब तो आप कहते हैं कि हमारे दौर में भी एहतसाब गलत हुआ। ख्वाजा साहब, जो पिछले दौर में मारे जा रहे थे और एहतसाब में थे, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा? आप कहाँ थे? आप उस वक्त भी पॉलिटिकल कारकुन थे। खुशनुद अली खान, बात आप और चक्करों में पड़े रहे। खुशनुद अली खान, माजी को हमें भूलना पड़ेगा। जी जी, जो पीछे मुड़ के देखता है वो पत्थर का हो जाता है, हमें आगे देखना चाहिए। और आज वो जो अगर आज ही गलत ठीक बात कर रहे हैं तो उसको जो माजी को नहीं देखता, सुन लें अंजुम रशीद, जो माजी को नहीं देखता और उससे सबक नहीं सीखता वो पत्थर नहीं, वो फिर आगे एडवांस नहीं कर सकता, उससे सबक सीखना होता है। ये सबक सीख के इन्होंने जो कुछ किया मैं याद करा रहा हूं। अब खुशनुद अली खान, आप देखो कि पाकिस्तान ना तरक्की कर रहा है किसी भी मैदान में, और मौशी मैदान में भी सूरत हाल ये है कि जो अभी इमरान खान के एडवाइजर अच्छा, तो ने किया इसमें है, इमरान खान का क्या कसूर है? इन्होंने ये पाकिस्तान दिया है उस तरह। ओह, लेकिन अब आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो बहस को। यही मैं कह रहा हूँ, इमरान खान जो है वो अजाब में है, वो इनका बदला दिया हुआ सारा कुछ। ये अजीब है, रोज हम उसका बुरा भला कहते हैं, अभी उसका है तो जुमा 7 दिन हुआ है। ओहो, तो अब इसलिए इमरान खान ने बदला जरूर लेना है, जो माजी में गलती होगी अब ये ना करें, हम आगे बढ़े। अच्छा, इसमें जो है वो तो बदला तो नहीं ले रहा, वो तो कहा चोरों को पकड़ लो, और नैब पकड़ रही है, वो तो नहीं पकड़ रहा। FIA जाता है उसका शहजाद अकबर, आपको इतराज हो जाता है। अगर नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रही तो फिर पूरे पाकिस्तान में ये अपोजिशन पे ही क्यों अजाब आ रहा है? पाकिस्तान में करप्शन तो दूसरी जगहों पे है, पाकिस्तान में तो वापडा करप्ट है, पाकिस्तान में तो पुलिस करप्ट है, पाकिस्तान में तो इरिगेशन करप्ट है। दबा गए, मार गए, फलां कर गए। भाई आप हकायक बताओ ना कि ये कागज है, आप अगर आपको जेल भेजते हैं आप बताओ ये कागज है, ये झूठा है। मसलन आसिफ अली जरदारी का न्यूयॉर्क में या मैनहट्टन में मुझे जब इन्होंने बयान किया तो मैं समझ रहा था कि ऐसे, और मैंने कल कहा था कि वो सदर पाकिस्तान रहे हैं, वो मिस डिक्लेरेशन क्यों करेंगे? तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी, इन्होंने अपना मुंह ही खराब कर लिया। लेकिन हर मामले में कोई इमरान खान जो है उसे मतून करना ठीक नहीं है। शहजाद अकबर 1000 दफा जाए, FIA के दफ्तर जाए, वो अकाउंटेबिलिटी का इंचार्ज है, क्यों नहीं जाएगा? ये अजीब है, आपने अपनी मनता गाड़ी है जी, वो गलत गया जी, वो गलत गया। इमरान खान की अपने ऐलानात हैं वो इमरान खान पुलिस को को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पुलिस को जो है वो सियासी जो हुक्मरान हो उनके मुफादात या उनके दुश्मनों को नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि खुद मुख्तार होना चाहिए, और सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और सिर्फ देखो, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, मुस्लिम लीग भी कह रही है, अख्तर मेंगल भी कह रहा है, मैंने आपको दिखाया। खुशनुद अली खान, अख्तर मेंगल भी कह रहा है, कड़ी मरने के बाद ये आपको इंडिपेंडेंट बताती है, और ये हर दौर में एक जैसा ही रहा है। अच्छा, हर दौर में। यहाँ पर हम नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि सेनेट के साबिक चेयरमैन रजा रब्बानी, जिन्हें जमहूरियत के साथ बहुत गहरा लगाव पूरी कौम को तस्लीम है, वो क्या कह रहे हैं, उस पर भी गौर करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। उन्हें भी कई चीजें अब याद आई हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन और खुशनूद अली खान, आप दोनों जानते हैं कि रज़ा रब्बानी साहब जिस बात को जायज़ समझते हैं उस बात के लिए वो अपनी पार्टी से भी लड़ लेते हैं, वो आसिफ अली जरदारी से भी इख्तलाफ कर लेते हैं। और सुने वो क्या कह रहे हैं, और वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या कह रहे हैं। हमें सुनाएं वो क्या कह रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये पार्लियामान जो आइन का सबसे बड़ा अदारा है, जो मदर है तमाम इंस्टीट्यूशंस की, इस पार्लियामान को डिसफंक्शनल किया जा रहा है। और मुझे निहायत अफसोस हुआ, I was shocked, I was bewildered when the Honorable Foreign Minister yesterday stood up and said कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बताई जा सकती। जी खुशनूद अली खान, आपने देखा कि रज़ा रब्बानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम डैमेज किया जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। यार देखो, वो बराह रास्त कह रहे हैं कि जो खारजा पॉलिसी है इसे रावलपिंडी से इस्लामाबाद मुंतकिल करें, और पार्लियामेंट जो है वो माँ है सारे इदारों की। मेरा एक सवाल है, इसके क्या शवाहिद हैं? मतलब अगर खारजा अमूर का वजीर जो है वो कोई चीज़ इन कैमरा रखना चाहता है, शायद आपको इन कैमरा बता दे सेनेटर्स को। आप हर चीज़ को मजाक समझते हैं, सारी बातें थड़े पे ले आए, ये अजीब है। मुझे मन तक समझ नहीं आई। मैं बहुत इज्जत करता हूं रज़ा रब्बानी साहब की, लेकिन शवाहिद क्या है? शवाहिद क्या है यार? मैंने शवाहिद हर बात पे नहीं शवाहिद बता रहा हूँ। शवाहिद क्या है? बता रहा हूँ रज़ा रब्बानी साहब, शवाहिद बताए। शवाहिद मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, सुन तो ले, हौसला। आप रज़ा रब्बानी नहीं है, उन्हें बताना नहीं। वो रज़ा रब्बानी नहीं, पूरी कौम के सामने वाक़या हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मैं नहीं बताऊंगा पार्लियामेंट को, कुछ खुफिया चीजें होती हैं। उसने ये नहीं कहा था कि मैं इन कैमरा बता सकता हूं और ओपन नहीं बता सकता। भाई बात यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं हो रही, जबकि इमरान खान जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को पार्लियामेंट में लेके आए थे और उसकी बात मान ली। कैसी बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट जो है उसको हमेशा इन कैमरा बाज मामलात पर ब्रीफिंग दी जाती है। वो बजाय इसके कि इसको थड़े पे लाएं, वो ये पूछे उनसे कि आप हमें इन कैमरा बता दें। नहीं बता सकते अकेले, इन कैमरा बता दे। दूसरा कहते हैं जी पार्लियामेंट माँ है। ये बेसिकली जो पिंडी से इस्लामाबाद के सफर की कहानी है ना, कि पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाए। मेरे से सवाल है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके इदारे को ब्रीफ करने आए तो वो मां समझ के आए या आपके बुलाने पर आए? वो मां समझ के आए। लेकिन आपने कौन सी उसमें से ऐसी चीज है जो अपने तक रहने दी? हर एक बंदा बाहर निकला और जैसे उसका पेट फट रहा था, उसने हर जरूरी समझा कि जो उसके पास फिक्रा है वो बता दे। तो क्या कौन से इदारे की माँ है जो किसी का पेट ही इतना हल्का है कि हर चीज बताते रहे? वो तो आपको सेनेट को ब्रीफ करने आए थे। खुशनूद अली खान, बात क्या हुआ कि और आप कह रहे हैं पार्लियामान गैर फाल हो रही है? गैर फाल आपकी वजह से हो रही है। क्या आप ऐसी बातें करते हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होते? सलामती कमेटी आपने बनानी है या उन्होंने फौज के बनानी है? और सवाबदीदी इख्तियारात चेयरमैन नैब के आपने खत्म करने हैं या उन्होंने करने हैं? तो आप कौन सी क्या कहानी सुना रहे हैं? हाई कोर्ट का एक बेंच वो देखे वहां तशद्दुद हो रहा है या नहीं? बात यह है कि आप पार्लियामान है, आप बनाएं, आप कानून साजी करें, आप आइन साजी करें। वो कह रहे हैं कि इदारे जो हैं, एक इदारा दूसरे इदारे के इख्तियारात में मदाखलत कर रहा है और स्टेट के अंदर स्टेट बन रही है और वो इसमें अच्छी बातें कर रहे हैं। उनको समझने की कोशिश करें। और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। एक फिक्रा कहा, सहाफत पर कदगन है, सहाफत पर कदगन है। क्या इससे काम पूरा हो जाता है? समझते बालकाने अखबारात से, मीडिया से, हुकूमत से, सबसे ब्रीफिंग लेते और फिर इसमें बात करते और तफसील से बात करें। रज़ा रब्बानी ये फिक्रे में मीडिया को खा गया और मीडिया के मसाइल को खा गया। बेसिक बात यह है, वो बहुत कह रहे हैं, वो बहुत ही इज्जत वाले हैं, वो बहुत ही सूझबूझ वाले हैं, सारी बातें हैं। लेकिन मीडिया डूब रहा। आप एक फिक्रा, पीपल्स पार्टी से हम ये उम्मीद नहीं करते कि वह मीडिया को एक फिक्रे में घुमा देगी। इनको बच्चों के हकूक याद है, इनको हर हकूक खातीन के हकूक याद है।
इनको मीडिया याद नहीं है और ये मीडिया आजाद नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, सारे हीरो नहीं रहेंगे। एक और बात सुन ले, सिर्फ सरकारी बयान जारी होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी।